हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 2 समझेंगे। आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का चाहे बैंकिंग का हो, ये उसका बैकबोन एक टॉपिक है। ये चैप्टर इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि इस चैप्टर से ऐसा हो नहीं सकता है कि बैंकिंग में प्रश्न ना पूछे जाएं और इंटरव्यू में यदि बैंकिंग आईबीपीएस आरआरबी का कोई पेपर है, एसबीआई का पेपर है, आईबीपीएस का नेशनलाइज्ड बैंकों का कोई पेपर है या खुद आरबीआई का पेपर है, ऐसा हो नहीं सकता है कि इंटरव्यू में यहां से प्रश्न ना पूछे जाएं। ये बैकबोन आप मानिए, बैंकिंग का बैकबोन है। हमने लास्ट लेक्चर में जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नंबर 1 था, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स होते हैं और इन टूल्स को यदि बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, इसकी शुरुआत कब होती है, ये सब हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से आपकी समझ बिल्ड होगी। और आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हम जानेंगे इसका पूरा थ्योरी, क्या इंपैक्ट मार्केट पर पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी के बढ़ जाने से या घट जाने से। साथ ही साथ जानेंगे कि इन रेट्स को हम कहां पर चेक करें जिससे कि हमारा एग्जाम में एकदम सही हो और बाकी इंटरव्यू में जाने से पहले वहां चेक करके जरूर जाएं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और आपको बताएंगे कि ये चेक कैसे किए जाते हैं। लेक्चर के लास्ट में हम इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए अब तक वो प्रश्न भी आपसे करवाएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने यहां पर प्रश्न भी रखे हैं। प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर हम पार्ट 2 में समझेंगे और सबसे पहले यहां पर जान लेते हैं बैंक रेट क्या है। बैंक रेट आपको हमने टूल्स के बारे में पहले बता दें कि टूल्स कौन कौन से थे जो आपको हमने लास्ट लेक्चर में समझा दिए हैं, यानी प्रीवियस में। तो देखिए, टूल्स में नंबर 1 है हमारा बैंक रेट, उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा नंबर रेपो रेट, तीसरा हमने पढ़ा था स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर जिसे कहते हैं, और चौथा हमने पढ़ा था कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम सीआरआर कहते हैं। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट यानी ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ हमने पढ़ा था। इन टूल्स के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको प्रैक्टिकली सब समझा दिया था, ये क्या होते हैं, मार्केट में इनके बढ़ने से घटने से क्या फर्क पड़ता है और ये टूल क्यों शुरू किए गए, क्या वजह थी कि एसएलआर को शुरू करना पड़ा। लेकिन आज फिर से हम एक बार इसके बारे में गो थ्रू करेंगे और आप उसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि हो सकता है लास्ट क्लास में हमने लिखवाया कुछ नहीं था, केवल समझाया था। यहां पर अब आपको नोट करते चलना है और आप जब भी कभी रिवीजन करेंगे तो केवल एक बार गो थ्रू करिएगा, आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। तो यहां पर हम स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, नोट्स बनाना तो सबसे बेस्ट है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक रेट क्या होता है। कमर्शियल बैंक जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, इनको यदि पैसे की आवश्यकता होती है तो ये आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं और आरबीआई इनको पैसा दे भी देता है, लेकिन उस पर एक चार्ज लेता है। आरबीआई फ्री में पैसा थोड़ी देगा, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेगा। तो कमर्शियल बैंकों को पैसा जब देता है तो उनसे कहता है कि भाई आप जब वापस करेंगे तो इस पैसे को वापस करना, जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, साथ में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करना। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। ये आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों पर लागू किया जाता है या उन पर चार्ज किया जाता है। याद रखिएगा, हमेशा ये जो रेट होगा, ये बैंक रेट जो होगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, तभी आप उसे कहेंगे। तो कोई भी बैंक यदि 90 डेज से ज्यादा कोई पैसा लेने गया है आरबीआई के पास तो उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं और लॉन्ग टर्म होगा तभी आप उसे बैंक रेट कहेंगे। अगर 90 डेज से कम के लिए है तो वो अगला टर्म है, उसमें समझाएंगे। बैंक रेट जो होता है हमेशा वो 90 डेज से ज्यादा के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम में आपसे ज्यादातर पूछेगा लॉन्ग टर्म, कौन सा रेट लॉन्ग टर्म होता है और कौन सा रेट शॉर्ट टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म आपने जान लिया। इस लॉन्ग टर्म रेट को अगर हम देखें कि फिलहाल कितना है तो फिलहाल एट प्रेजेंट 6.75% ये चल रहा है। यानी अगर कोई बैंक 10 करोड़ रुपए लाता है तो 10 करोड़ रुपए वापस करने हैं और प्लस 10 करोड़ का 6.75% भी वापस करना होगा। यही होता है बैंक रेट, यह लॉन्ग टर्म होता है। बात आपको समझ में
आ गई है। तो यहां पर भाई कुछ और बातें इसके बारे में अब नोट क्या करना है आपको, नोट केवल आपको जो हम बता रहे हैं उसे आप नोट करते चलिएगा। नोट में क्या करना है तो देखिएगा, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स बाय द बाइंग और रीडिस्काउंट देयर एलिजिबल रेटेड सिक्योरिटीज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर्स। यहां पर वही बात हमने आपको लिख करके दी है जो बात हमने आपको समझाई है। बैंक दर को बिल में कटौती दर के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं या डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जो कि ब्याज की तरह वह दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा लंबी अवधि के ऋणों पर या अग्रिमों पर यानी एडवांसेस पर वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाता है। कमर्शियल बैंक का मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई सा भी सरकारी या प्राइवेट कोई सा भी हो, वो पैसा इसमें उधार लेता है। लेकिन आपको बता दें ये बैंक रेट बहुत ही पुराना टूल है। हमारी आरबीआई के द्वारा यही टूल मेन टूल था, लेकिन अब इसको मेन टूल नहीं माना जाता। इसकी जगह पर सन 2000 में एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और बताएं अगर बैंक रेट बढ़ जाए या घट जाए तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं मार्केट में। जब भी कभी बैंक रेट बढ़ेगा, क्योंकि हमने बताया 6.75% है, तो बताइएगा बैंक रेट को यदि हम बढ़ा दें तो कमर्शियल बैंकों को लोन ही आरबीआई से महंगा मिलेगा, और जब कमर्शियल बैंकों को लोन आरबीआई से महंगा मिलेगा तो मार्केट में भी वो तो महंगा ही लोन बेचेंगे ना, महंगा ही पैसा जाएगा ब्याज पर, तो लोन लेने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि महंगा लोन मिल रहा है। इसीलिए जब महंगी लोन की वजह से लोग कम लोन लेंगे तो मतलब मार्केट में पैसा ही कम पहुंचेगा, लोगों की डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बैंक रेट के बढ़ जाने से मार्केट में महंगाई कम होती है। याद रखिएगा, कम होती है। अगर बैंक रेट को घटा दिया जाए, जैसा कि 6.75% फिलहाल चल रहा है, अगर इसे हम घटा दें तो महंगा लोन पहले मिलता था, लेकिन घटाने पर अब कमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, और कमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो मार्केट में भी तो ये लोन सस्ता ही देंगे, और जब मार्केट में लोन सस्ता जाएगा ज्यादातर लोग लोन लेना चाहेंगे, और ज्यादातर लोन लोग अगर लेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसा ज्यादा पहुंचेगा तो महंगाई ज्यादा हो जाएगी। मतलब रेट के घटने से महंगाई बढ़ती है, रेट के बढ़ जाने से महंगाई घटती है। ठीक है, आरबीआई इसका इस्तेमाल ऐसे ही करता है। बट अब ये रूल जो है, अब ये टूल जो है वो बैंक रेट अब मेन टूल नहीं रहा। इस टूल की जगह पर अब एक नया टूल आ चुका है जिसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट भी एक ऐसा ही रेट है जैसा कि बैंक रेट था, लेकिन इसे सन 2000 में शुरू किया गया। और इसमें देखिए क्या है, इसमें वही चीज है कि कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेगा, लेकिन वो पैसा 90 डेज से कम होगा, इसीलिए इसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। ये दीर्घ अवधि के लिए नहीं होता, यह छोटी लघु अवधि के लिए होता है, शॉर्ट टर्म होता है। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म। और ये फिलहाल जो चल रहा है रेट वो 6.50% चल रहा है। तो कोई भी कमर्शियल बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ये बैंक अगर आरबीआई से पैसा उधार लेने जाते हैं तो पैसा तो मिलता है, लेकिन उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये मेन टूल है हमारी आरबीआई का, जो कि सन 2000 में शुरू होता है। अब इसी पर आरबीआई मेन गेम खेलती है। एक बात और कि बताइएगा, कोई भी कमर्शियल बैंक यदि आरबीआई से पैसा लेने जाएगा और वापस न किया तो लफड़ा हो सकता है ना। तो यहां पर कोई भी कमर्शियल बैंक यदि पैसा लेने जाता है तो कुछ ना कुछ कोलेट्रल यानी गिरवी रखवाया जाता है। और गिरवी क्या रखेगा? कोई भी कमर्शियल बैंक क्या ब्रांच को गिरवी रखेगा या बैंक मैनेजर को गिरवी रखेगा? नहीं, वो रखता है एक पेपर, वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहां पर ऐसे कोलेट्रल रखा जाता है। कोलेट्रल क्या रखा जाता है? गिरवी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती हैं। तो आप कहेंगे कि सर क्या पहले वाले में बैंक रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रखते? ना, उसमें नहीं रखते, उसमें नहीं रखते। हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं उसमें क्यों नहीं रखी जाती। इस लेक्चर में हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम ले रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे बनती है, कब बनती है, कैसे बिकती है, कैसे बैंक लोन देता है, ये पहले लेक्चर में आपको देखना पड़ेगा। पहला लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, एक बार उसे गो थ्रू करिएगा, समझिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आखिरकार होती क्या है, ये कैसे बनती है। तो यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलेटरल रखी जाती है।
उसके बदले में आरबीआई उसे पैसा उधार देता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई के लिए नियम है, आरबीआई ने नियम बनाया है कि अगर कोई बैंक हमसे से कम 5 करोड़ रुपए लेगा तभी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो यहां पर आरबीआई बैंकों को या फिर एनबीएफसी को, एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अगर पैसा लेता है या फिर कोई भी क्लाइंट, हमारी आरबीआई का कोई भी क्लाइंट पैसा उधार लेता है तो वो रेपो रेट पर ही लेगा, बैंक रेट पर नहीं ले सकता, क्योंकि रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखी जाती हैं और बिना कोलेटरल के आरबीआई ना तो स्टेट गवर्नमेंट को, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना ही एनबीएफसी को। एनबीएफसी क्या होती है? एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी वो कंपनियां जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक के जैसे काम कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस, आप बताइएगा फाइनेंस देने का काम या लोन देने का काम तो बैंक का है, लेकिन वो करता है, इसीलिए वो एनबीएफसी बैंक है। एनबीएफसी है, बैंक नहीं, एनबीएफसी है। इसी प्रकार आप एक एग्जांपल और जानते होंगे, ये आपका एलआईसी जो है, एलआईसी आपका एफडी भी करा देता है, एलआईसी आपको लोन भी दे देता है। इसका मतलब ये काम तो बैंक का है लेकिन वो बैंक तो नहीं है, इसीलिए उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। ये भी पैसा उधार आपका रेपो रेट पर ही लेती है और रेपो रेट के एवज में वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। एक बात और याद रखिएगा, फिलहाल ये कितना है, 6.50 है। एक बात और याद रखनी है, वो क्या कि जब कोई कमर्शियल बैंक पैसा उधार लेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के आएगा गिरवी और पैसा ले आएगा। समय पूरा हो जाने के बाद पैसा लेके जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और जमा करके बोलेगा सर जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके यहां पर रखी थी गिरवी, अब उसे हम वापस दे दीजिए। तो यहां पर आरबीआई उसे वापस कर देता है। मतलब कमर्शियल बैंक जो होते हैं वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेते हैं, इसीलिए हम इसे रीपरचेज रेट के नाम से भी जानते हैं। रीपरचेज रेट भी होता है ये। अच्छा, आजकल हमने बता दिया कि सन 2000 के बाद अब आरबीआई का मेन टूल बन चुका है। आरबीआई केवल इसी के पेज टाइट करता है, मतलब रेपो रेट को बढ़ा देगा बेसिस पॉइंट में। बेसिस पॉइंट क्या होता है ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, फिर से बता देते हैं कि 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1% होता है। अगर यहां पर 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की जाएगी रेपो रेट में तो हो जाएगा 6.55%। ये लास्ट लेक्चर में पूरा प्रैक्टिकल हमने आपको बताया था। इसका मतलब बाकी के सभी रेट्स में भी 0.5 का या 5 का बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी सभी में हो जाएगी, यानी इसी में नहीं बाकी सभी में भी हो जाएगा। यही मेन टूल बना हुआ है, यानी पॉलिसी आजकल जो बनती है वो रेपो रेट पर बनती है, इसीलिए हम इसे रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको लिखवा देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी आपने समझ लिया है। ठीक है, हमने बताया कि इसमें कम से कम कितना रुपया लेना जरूरी है, तो 5 करोड़ रुपए लेना इसमें आवश्यक है। आगे जान लेते हैं भाई, इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए। रेपो रेट, जिसे रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपरचेज रेट, is the interest rate that banks pay when they borrow fund from the Reserve Bank of India to meet their short term funding requirements। उसकी जो शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है, कुछ समय के लिए पैसा यदि चाहिए होता है, लेकिन याद रहे वह पैसा 1 दिन से ज्यादा के लिए होना चाहिए, मतलब 2 दिन से लेकर के 90 दिन तक के बीच का होना चाहिए, तभी आप उसे रेपो रेट कहेंगे, तभी आप उसे रेपो रेट कहेंगे। इसी रेपो रेट पर कौन कौन पैसा उधार लेता है? अमाउंट कम से कम 5 करोड़ लेना पड़ेगा, यह कंडीशन है। अगर आप 5 करोड़ से कम लेना चाहते हैं तो मिलेगा ही नहीं। अदर नेम इसके पॉलिसी रेट और रीपरचेज रेट भी है। कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें रखा जाता है, शॉर्ट टर्म होता है। स्टार्ट हुआ है ये 2000 एडी से। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, कंफ्यूज मत होइएगा। एनो डोमिनी मतलब होता है 2000 एडी में शुरू किया गया है। एडी का मतलब थोड़ा सा आपको बता दें, देखो एडी का क्या मतलब होता है। आप जानते हैं कि हमारा फिलहाल जो चल रहा है वो 2024 चल रहा है। आप एक काम करिए, वापस जाइए, यहां पर आ जाइए 2023 पर। इसी प्रकार वापस जाते जाते आप आ जाइए 1800 पर, और वापस जाइए आप आ जाइए 0 पर, 0 पर पहुंच जाइए। भाई एक बात बताइए, 0 से पहले क्या कुछ था? नहीं। हमने काउंटिंग करना, यानी जो हमारा कैलेंडर है जिसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये सब पढ़ते हैं, ये कैलेंडर जो है इसकी शुरुआत यहां से होती है। इससे पहले भी कुछ ना कुछ था, तो इससे पहले का जो समय था उसे हम बीसी बोलते हैं, या अब नए शब्दों में इसे बोला जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। अब बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे बिफोर क्राइस्ट। ये बीसीई पहले का समय है। ठीक है,
अब ये जो 0 से बीच का ये वाला जो समय है, ये वाला क्या कहलाएगा? इसका मतलब 2024 फिलहाल चल रहा है, क्या पहले 2024 होगा? तो पुराना वाला 2024 यानी 0 से पहले का 2024 साल पहले वो भी होगा, उसको बीसी बोलेंगे। लेकिन इसे बोलेंगे, ये जो समय है 0 से यहां तक का, इसे एनो डोमिनी या एडी बोलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। हालांकि इसको हम आपको बता चुके हैं, हम हिस्ट्री की क्लासेस में इसे प्रॉपर तरीके से बताते हैं, थोड़ा और डिटेल बताते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना आवश्यक है, इतना हमने बता दिया, ठीक है। तो 2000 एडी यानी यही वाला 2000, इसकी बात कर रहे हैं। अगर बीसी होता तो पहले तो 2024 से वापस जाइए 0 तक, तो 2024 वर्ष ये हो जाएंगे, और फिर 2000 और पीछे जाइए, ये मतलब बीसी का हो जाता। तब तो बैंक था ही नहीं, ये तो 1 अप्रैल 1935 को बना है, उसके बाद ही तो ये सब चीजें शुरू हुई हैं। तो यहां पर हमने आपको पॉइंट बता दिया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। यहां पर हमने बता दिया है कि इसमें पैसा कौन कौन उधार लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनबीएफसी, बैंक और आरबीआई के जो भी क्लाइंट है वो पैसा उधार इसमें लेते हैं। आगे देखते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में आपको फिर से बता दें। एसएलआर क्यों शुरू किया गया है, एक बार फिर से देखिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने आपको वैसे बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं शॉर्ट में। देखिएगा, एक कोई बैंक है, ये मान के चलते हैं ये हमारा बैंक है, ये बैंक है। आपने क्या किया, किसी व्यक्ति ने इस बैंक में कुछ रुपए जमा किए, मान लेते हैं वो पैसा 1 लाख रुपए था। बैंक इस पैसे का करता क्या है, वो उठा करके किसी और को दे देता है और वो पैसा लेके जाएगा, तो इसे हम लोन कहेंगे। लोन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए होता है, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ही होता है। लेकिन आपने जो पैसा डाला वो सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में डाला है। सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का जो भी पैसा है, आप जब चाहे पैसे को वापस निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला पैसा जो होता है, ये 5 साल के बाद या 5 साल में आपको देना है, ये लोन मिलता है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट चालू हो जाती है। मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपए डाला, इन्होंने 1 लाख रुपए उठा करके इस व्यक्ति को दे दिया। अब बैंक के पास क्या है, कुछ नहीं। तो बैंक के पास अब कुछ नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति यदि वापस आ जाए, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। ए व्यक्ति अगर वापस आ जाए और कहे कि साहब मैंने जो पैसा डाला था मुझे वापस दीजिए, तो बैंक कहे अरे आपका पैसा तो हमने क्लाइंट बी को दे दिया है। क्या बैंक ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। क्या बैंक भागा भागा इसके पास जाएगा कि सर हमने आपको 5 साल के लिए लोन दिया था, हमें तो अभी वापस चाहिए, क्योंकि आप वो जो पैसा हमने दिया था वो किसी और का था, ये वो, ऐसा भी बैंक नहीं कर सकता है। बैंक यहां पर फंस जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि यही आदमी किसी और को भी बताएगा कि बैंक से मेरा पैसा नहीं मिल रहा, आपका भी नहीं मिलेगा, सब आप अटकेंगे यहीं पर और कहेंगे कि बैंक हमारा पैसा वापस करिए। इसी कंडीशन को कहा जाता है बैंक रन। तो बैंक रन की कंडीशन से बचाने के लिए आरबीआई ने सभी के लिए रूल बनाया हुआ है कि जितना पैसा आपके पास आएगा उस पैसे का 18% आप जो है अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश और गोल्ड की फॉर्म में रखेंगे अपने पास। तो यहां पर एसएलआर जो है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक 18% है, और ये 18% किसका है? एनडीटीएल का है। याद रखिएगा, एनडीटीएल का मतलब होता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी और आरडी। इनके थ्रू ही तो बैंक के पास पैसा आता है। इन चारों से बैंक के पास जो भी पैसा आएगा उसका 18% उसे अपने ही पास सेव रखना होगा। मतलब अगर यही व्यक्ति जो आया, इसका 18,000 रुपए इसे अपने पास रखना है, ऐसे जो भी पैसा लेके आएगा उसका 18% अपने पास रखना है। मान लीजिए कभी पैसा वापस मांगने कोई आ भी गया तो तुरंत उठा करके अपने पास से उठा करके दे देगा, बैंक रन की कंडीशन नहीं आएगी। तो बैंक रन की कंडीशन से बचाने के लिए आरबीआई ने ये रूल बनाया है कि जो भी पैसा आपके पास आएगा उसका आपको अपने पास ही रखना है, इन दी फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जरूर याद रखना है, कैश की फॉर्म में होगा, गोल्ड की फॉर्म में होगा, इसी की फॉर्म में आपको एसएलआर रखना होगा। एसएलआर में यहीं पर हमने आपको बता दिया है, यह सभी अनुसूचित बैंकों पर लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है एनबीएफसी। इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है। एसएलआर इस समय पर 0 भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा जरूर होती है 40%। 40% से ज्यादा हमारी आरबीआई इसे नहीं बढ़ा सकती। फिलहाल कितना चल रहा है? 18% चल रहा है। अगर तरलता की बात करें, यह तरल संपत्तियों में सोना, नकदी और जी सैक शामिल है। आपको जो पैसा रखना है वो किस फॉर्म में रखना है? गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। अगर कहें इट इज मेंशन्ड इन बीआर एक्ट 1949 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, जिसे हम बैंकिंग का संविधान भी कहते हैं, उसी की धारा है सेक्शन 24, उसमें इस एसएलआर का जिक्र किया गया है। एक बात और आपको बता दें कि ये पहले एसएलआर जो था वो आपका
40% फिलहाल मैक्सिमम है, लेकिन पहले इसकी लिमिट थी 25% मिनिमम। मिनिमम इतना हो सकता था, मैक्सिमम की 40% थी, लेकिन आपको तो फिलहाल आपको पता ही 18% है, यानी ये लिमिट जो है अब बंद कर दी गई है। 2007 में इस लिमिट को कैंसिल कर दिया गया कि यदि बैंक चाहे, आरबीआई चाहे तो इसे जीरो भी कर सकती है। फिलहाल इसकी लिमिट जो है कोई नहीं है, मिनिमम लिमिट जीरो भी हो सकता है, लेकिन पहले 2007 से पहले मिनिमम लिमिट 25 थी, लेकिन फिलहाल 18 है, तभी तो चेंज किया गया है। वर्तमान में यह एनडीटीएल का 18% है, ये भी आपने जान लिया। आगे देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में वही सेम चीज है कि बैंक रन की कंडीशन से बचाने के लिए आरबीआई ने रूल बनाया है कि कुछ पैसा आप अपने पास रखेंगे और कुछ पैसा आप हमारे पास भी रखेंगे, जिससे कि अगर मान लीजिए कभी लोग पैसा वापस मांगने आए तो आप दे दे और पैसा निपट जाए तो हमारे पास आ जाए, चूंकि लेयर नंबर 2। तो यहां पर ये केवल एनडीटीएल का 3.35% है, इसमें भी आप बातें जान लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और जो लास्ट में अभी आपने ये देखा, हो सकता है कि आपको मेरी वजह से कुछ चीजें ना दिखी हो, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बार बार शिकायत करते हैं कि आप जो हमारे पीछे आता है वो दिखता नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े ही काम का है। आगे बात करते हैं, हम हट जाए करेंगे जब भी कोई जरूरी बात ऐसी आएगी। आगे बात करते हैं कि ये भी सीआरआर जो है ये भी सभी पर लागू होता है, चाहे वो आपके शेड्यूल्स बैंक हो, सारे उसी पर लागू होगा। इसकी कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है और आरबीआई के द्वारा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रीवियस वाले में आपको बताया था कि भाई प्रीवियस में हमने आपको बताया था कि जो कैश होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है और किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास। इसका जिक्र किया गया है आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) में इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। और ये फिलहाल कितना है, 4.50% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल यानी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी, इनके द्वारा जितना भी पैसा आएगा उसका आप 4.5% जो होगा वो अपने आरबीआई के पास में जमा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, और आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देता है, याद रखिएगा। एसएलआर में भी कोई ब्याज नहीं मिलता है। एसएलआर में रखा हुआ कैश जो है उसकी वैल्यू घटती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, वो बात अलग है। आगे भाई यहां पर सीआरआर जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े काम का है, आप स्क्रीनशॉट इनका रखिएगा, ये एग्जाम में सीधे सवाल यहां से पूछेगा। आगे देखिएगा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। जब भी कोई कमर्शियल बैंक पैसा लेना चाहता है आरबीआई से और आरबीआई के पास पहुंच जाता है कि साहब हमें पैसा दे दीजिए, आरबीआई कहता है ठीक है लाइए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये कहता है कमर्शियल बैंक, सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही तो नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आए, तो अब अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हमारा तो बैंक बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ये कहते हैं। तो आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर बैंक को बचाना, उसके लिए पूरा प्रयत्न करना। तो अब ये आरबीआई कहता है कि ठीक है एक काम करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी तुम्हारे पास नहीं है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती तो हम पैसा दे ही देते। एक काम करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर कोटा की रखी है तुमने, वो तो कोटा मेंटेन किया होगा ना 18% एनडीटीएल का, कि वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसमें रखी हैं उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमारे पास ले आओ, लेकिन तुम्हें जो ब्याज पर लोन मिलेगा, पैसा जो मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक दिन के लिए मिलेगा, तो एक दिन मैक्सिमम मिलता है। इसीलिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हम ब्रिज लोन भी कहते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ब्रिज लोन भी इसे कहा जाता है। ब्रिज लोन के अलावा इसे चूंकि एक दिन के लिए दिया जाता है, इसे हम ओवरनाइट लोन भी कहते हैं। ओवरनाइट लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि पैसा एक ही दिन के लिए मिलता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो पैसा मिलेगा वो एनडीटीएल का 2% की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर कोई भी कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा लेने जाता है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होती, तो बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख करके पैसा उधार ले लिया जाता है किसी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा, लेकिन यह एक दिन से ज्यादा के लिए नहीं मिलता है। बात समझ में आई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। अगर बात करें मार्जिनल फैसिलिटी को आप लिखेंगे कैसे, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सुविधा बैंकों के लिए आपातकाल स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की एक खिड़की है जब अंतर बैंक तरलता को पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। किसी बैंक के पास अगर कोई लिक्विडिटी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है उस केस में होता है। याद रखिएगा ये एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, एसएलआर कोटा की, उसी के एवज में ये मिलता है। आगे देख लेते हैं इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया है, तो 2011 9 मई 2011 को इसे शुरू किया गया है। आगे पॉइंट देखते हैं कि इसमें मिनिमम अमाउंट जो होगा वो 1 करोड़ रुपए लेना पड़ेगा, और जो मिनिमम अमाउंट होगा वो 1 करोड़ रुपए है एंड द मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ कम से कम है, इससे ज्यादा आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा मिल सकती है एसएलआर कोटा वाली, ठीक है भाई, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे पॉइंट है
ये अवेलेबल जो होता है वो वर्किंग डेज में होता है मुंबई में, और सैटरडे को छोड़ करके बिटवीन 5:30 से लेकर के 7:30 शाम को आपके 5:30 से 7:30 ही अवेलेबल होता है। आप याद रखिएगा, अमाउंट दैट कैन बी अवेल्ड अप टू 2% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जो टाइम लायबिलिटी एंड नेट डिमांड है, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, इन सबका जो अमाउंट होता है इसके 2% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये 2% तक मिलता है और कम से कम 1 करोड़ मिलता है। याद रखेंगे, एनडीटीएल का 2% यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रखनी है वो 2% से ज्यादा की नहीं रखनी है, क्योंकि यहां पर तो बैंक बहुत सारा लेना चाहेगा, क्योंकि बैंक की स्थिति पहले ही खराब है, इसलिए आरबीआई ज्यादा लोन नहीं देता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला है रिवर्स रेपो रेट। यहां पर क्या होता है कि जब भी कभी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो आरबीआई अनाउंस कर देता है कि भाई जिस किसी के पास पैसा ज्यादा है वो आकर के हमें दे दीजिए और बदले में आप हमसे वो ले लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब उल्टा कौन देता है, यानी लोन यहां पर उल्टा लेता है आरबीआई। इसीलिए आरबीआई ही अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा। उद्देश्य क्या है, पैसे की कमी नहीं है आरबीआई के पास। आरबीआई ये काम इसलिए करता है जिससे कि वो मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सके, यानी लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हो जाएगी तो मार्केट में पैसा होगा नहीं, और पैसा होगा नहीं लोगों के पास तो इसका मतलब मार्केट में चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो महंगाई के टाइम पर ऐसा वो करता है कि रिवर्स रेपो रेट के तहत अब बैंकों से लोन ले लेता है उल्टा, और लोन अब लेने के बदले वो उसे ब्याज भी देगा, तो ब्याज यहां पर आरबीआई उल्टा देता है। रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स गेट व्हेन दे कीप देयर एक्सेस मनी विद द आरबीआई। द रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, एक पॉइंट और, एमएसएफ हमने आपको बताया नहीं, एमएसएफ में कितना परसेंट फिलहाल चल रहा है। एमएसएफ ये पॉइंट रह गया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। यहां पर जो पॉइंट रह गया वो ये कि एमएसएफ फिलहाल जो चल रहा है वो 6.75% चल रहा है फिलहाल। जितना बैंक रेट है उतना ही एमएसएफ है। क्यों है इतना, क्योंकि बैंक कहता है खत्म हो जाओगे आपको लेना ही पड़ेगा, इसीलिए रेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। यहां पर अगर देखें तो आपको रेट याद रखना है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिलहाल 3.35% चल रहा है। ये 3.35%, ये पॉइंट भी आपको नोट करके बता देते हैं। फिलहाल हमारा रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है। कौन देता है यहां पर लोन, लोन देता है कमर्शियल बैंक आरबीआई को, और आरबीआई इसी के बदले उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है। साथ में बाद में जब कंप्लीट हो जाएगी लोन उसके बाद इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा बाकी बैंकों को, इसीलिए उल्टा है, इसीलिए इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये हमने यहां पर बैंक आपको दिखा दी है, ये एक बैंक है। बैंक यहां पर क्या करती है, लिक्विडिटी को वो करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई ये एलएएफ रिवर्स रेपो रेट जो है ये 5.5 से 7.5 तक इसकी विंडो होती है। ई कुबेर नाम की एक विंडो होती है, उसी पर ये सेल एंड परचेज होता है। आगे बात करते हैं एसडीएफ क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नया टूल है आरबीआई का। देखिए आरबीआई क्या करता है, मानिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा कैश फ्लो है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी ज्यादा है तो मार्केट में लोग महंगाई बढ़ा रहे होंगे, तो आरबीआई क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दें, जैसे मार्केट में मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए हैं। अब आरबीआई क्या करेगा, इन्हें एब्जॉर्ब करना चाहेगा, क्योंकि ये मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं, मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। तो अब आरबीआई अनाउंस कर देगा कि भाई जिनके पास भी पैसा है बैंकों आ जाओ, हमारे पास पैसा जमा कर दो, हमें लोन की आवश्यकता है। बैंक कहेंगे ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास तो लिमिटेड होंगी ना, अनलिमिटेड थोड़ी होंगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने आपको बता दी है ये अनलिमिटेड होंगी। अगर मान लीजिए आरबीआई के पास में 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर के पैसा ले लेगा, लेकिन बचा 30,000 करोड़ रुपए, इतनी तो नहीं होंगी, अनलिमिटेड नहीं होती है ना। मार्केट में पैसा ज्यादा है, उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या करे, छाप तो सकता नहीं है भाई। इसी केस में वो सोचता है, दिमाग लगाया आरबीआई ने कि हमें कुछ ऐसा टूल लाना पड़ेगा जिस टूल की मदद से ये पैसा एब्जॉर्ब हो जाए और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी ना देनी पड़े। तो इन्होंने कहा बैंकों से कि आइए हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी यदि देंगे तो आपको रेट देंगे, हम उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.35% देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले। और अगर आप हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं लेते हैं और फिर आप हमें पैसा देते हैं तो पैसा तो हम आपका वापस करेंगे, ये तो ट्रस्ट है, सरकारी है। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको बढ़ा देंगे, क्योंकि बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आप हमें पैसा दे रहे हैं। तो यहां पर बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जो मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट
वो 6.25% मिलेगा। अब आप बताइए, तो ट्रस्ट पे चलता है सब कुछ, आरबीआई किसी का पैसा ले और पैसा ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सभी बैंकें ज्यादातर इसी पर ध्यान देते हैं, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पैसा दे आते हैं आरबीआई को, और समय पूरा हो जाने पर 6.25% का ब्याज ले लेते हैं। बताइए आरबीआई का कितना बेहतरीन टूल है। ये टूल नया है, इस टूल को कहा जाता है कि सांप भी मारा गया और लाठी भी नहीं टूटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ी और पैसा भी एब्जॉर्ब कर लिया, अनलिमिटेड पैसा हो जाता है एब्जॉर्ब। इसी पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये नया टूल है, फिलहाल 6.25% चल रहा है। इसी रेट को आप स्क्रीनशॉट के साथ में यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा, बड़ा जरूरी है। यूज कैसे होता है इसका? यूज होता है बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आरबीआई पैसा उधार ले लेता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, इसके बारे में भी समझिएगा। जब कभी भी मार्केट में मंदी होती है तो आरबीआई अचानक से अपने रेपो रेट को कम कर देता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट में मंदी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको लास्ट वाले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको समझा दिया था, यहां पर अगर ऐसा होता है कि मंदी बढ़ रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, तो अचानक से आरबीआई अपने रेपो रेट को कम कर देगा। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट में अगर महंगाई ज्यादा हो रही है, तो महंगाई ज्यादा अगर होती है तो वो क्या करेगा, वहां से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा, अपनी इनको बेच देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और अगर मार्केट में मंदी है तो क्या करेगा, वहां मार्केट में पैसा पहुंचाने की कोशिश करेगा रेपो रेट कम करके। यही तो करता है, इसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करती है। सेल एंड परचेज करना ही यानी लिक्विडिटी को बढ़ाना, लिक्विडिटी को घटाना। लिक्विडिटी बढ़ी, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम हुई, एम्प्लॉयमेंट कम आएगा, महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, ऐसे ही होता है। तो यही ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। यहां पर हमने बता दिया कि सेल एंड परचेज किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। इसे ही हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर तरीके से बताया। यहां पर आप देखिएगा एक बार ये कि हमने यहां पर कंट्रोल रिसेशन दिखाया है। रिसेशन को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई? यहां पर बैंकों को पैसा दे देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवा लेगा। यहां से क्या होगा, बैंक जब पैसा लेके जाएंगे तो हाई मनी सप्लाई हो जाएगा लोगों के पास, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को चीजें मिलने लगेगी। और जैसे ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चीजें मिलेंगी तो पैसा आते ही आप डिमांड क्रिएट करेंगे, और डिमांड क्रिएट होते ही मार्केट में जो चीजें नहीं बन रही थी वो भी बनना शुरू हो जाएंगी, जो बिक नहीं रही थी वो बिकना शुरू हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। हमने कार वाला एग्जांपल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में लिया था, उसमें कार वाला एग्जांपल लिया था, क्योंकि कार वाला एग्जांपल ही ऐसे है कि अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से बढ़ता है। तो यहां पर जैसे ही मार्केट में पैसा पहुंचेगा तो यहां पर आपका रिसेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसके उलट अगर हम देखें कि कंट्रोल इन्फ्लेशन को मदद कैसे करेगा, तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच करके पैसा उल्टा ले लेगा। उससे क्या होगा कि लो मनी सप्लाई हो जाएगा और हायर इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे, तो लोग पैसा लेने बैंकों के पास नहीं आएंगे। उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो हमारी आरबीआई दोनों कंट्रोल करती है, रिसेशन को, मंदी को भी, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई, यहां पर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम 2004 है, जिसे एमएसएस बोलते हैं। ये क्या है? एमएसएस इज द मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी और मनी सप्लाई बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द कंट्री। ये 2004 में शुरू की गई है। इसमें अर्थव्यवस्था में सरकारी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, इनको बेच करके धन की आपूर्ति को पूरा किया जाता है। यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसे मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में दे दिया जाएगा और वहां से पैसा ले लिया जाएगा, फंड्स ले लिए जाएंगे। यही स्कीम 2004 में शुरू हुई है। आगे टर्म रेपो के बारे में देख लेते हैं। टर्म रेपो जो है वो आरबीआई के द्वारा यह सुविधा 14 से 7 दिन के लिए होती है। यह सुविधा केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए है एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। आरआरबी इसमें शामिल नहीं होते हैं, जबकि केवल इसमें कमर्शियल बैंक शामिल होते हैं। ई कुबेर के माध्यम से इसमें नीलामी होती है। ई कुबेर हमने आपको बताई दिया है, इसकी नीलामी माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को की जाती है। टर्म रेपो की इसकी नीलामी जो होती है माह के यानी हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को होती है। न्यूनतम बोली राशि 1 करोड़ रुपए, और इससे गुणज जो होते हैं वो 2.3, और जो गुणज हैं या तो 1 करोड़ होगा या इससे इसके गुणज 2, 3, 4, 5 ऐसे होंगे, और 2.5 से 3 के बीच इस शुक्रवार को आयोजन का होता है। आगे बात करते हैं एलएएफ क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में केवल दो रेट्स आते हैं कि लिक्विडिटी को बढ़ाना या लिक्विडिटी को घटाना। अगर बढ़ाना चाहती है इसमें लिक्विडिटी को, तो एक तो यूज होता है रेपो रेट का और एक यूज होता है रिवर्स रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट में मार्केट से पैसा लिया जाएगा, बैंकों से पैसा लिया जाएगा, और रेपो रेट में मार्केट में पैसा दिया जाएगा। लिक्विडिटी को बढ़ाना और लिक्विडिटी को घटाना, यही है एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में केवल दो रेट आते हैं एलएएफ में, और वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। याद आ गया, समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है। आगे बात करते हैं बेसिस पॉइंट। हमने आपको बता ही दिया है कि 1 बेसिस पॉइंट या 1% बेसिस पॉइंट बराबर होता है 100 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट ये बराबर होता है, ये हमने आपको बता ही दिया है। अगर मान लीजिए इस समय समझा देते हैं आपको, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस समय पर चल रहा है हमारा 6.75% बैंक रेट। वैसे बैंक रेट से ज्यादा, चलो बैंक रेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक रेट 6.75% चल रहा है। अगर कह दिया जाए कि भैया इस समय हमारा 100 बेसिस पॉइंट, न्यूज़पेपर में आता है ऐसे, न्यूज़पेपर में आएगा कि 100 बेसिस पॉइंट बैंक रेट को बढ़ा दिया गया है, तो मतलब 1% बढ़ गया है। ये रेट बढ़ करके अब कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7.75%। समझ में आ गया? अब अगर कहे कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है, तो सिंपल है कि यहां पर पहले कितना है 6.5%, लेकिन अब हो जाएगा 7.25%। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं। 5 बेसिस पॉइंट का मतलब है अगर अभी फिलहाल 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए जाएं तो 6.80 हो जाएगा। यही मतलब है बेसिस पॉइंट का, यानी 100 बेसिस पॉइंट बराबर होता है 1%। समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, समझ में आ गया है। तो अब आप समझ लीजिए इसके अलावा क्या पॉइंट है। इसके अलावा हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिनल एमआर क्या है और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट्स। आगे देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये पॉइंट हम आपको बताएंगे क्योंकि आगे वाले सेशंस में हमें यही समझाना है। एमआर क्या है इसको बताने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। हम देख लेते हैं फिलहाल रेट्स को कैसे चेक किया जाता है, यानी जो हमारे रेट्स हैं वो कैसे हमें देखने हैं। ये बड़ा टास्क है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इन रेट्स को कैसे चेक किया जाता है वो हम यहां पर देखेंगे। तो भाई यहां पर देखिएगा क्या क्या है। ये जो लास्ट वाले स्लाइड के हैं, ये स्लाइड हम आगे आपको बताएंगे क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉनेटरी पॉलिसी से ही संबंधित है। पहले मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे क्वालिटेटिव टूल। तो क्वालिटेटिव टूल के ये टूल्स हैं जिसमें कि हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। आप इसके लिए इंतजार करिएगा, नेक्स्ट कभी लेक्चर में हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हम कैसे चेक करते हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे या जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इन रेट्स को चेक करके ही एग्जाम देने जाएं, बिना इसके चेक किए न जाएं। और कभी भी गूगल पे चेक ना करें, जैसे आप जनरली डाल के देख लेते हैं कि बैंक रेट क्या है, नहीं चेक करना। आपको साइट बता रहे हैं, वहां से चेक करना है। तो इसके लिए आप स्क्रीन से जुड़िएगा, आपको बता दें कैसे कैसे आपको चेक करना है। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर के सर्च करना है आरबीआई। गूगल पे जाकर के सर्च करिएगा आरबीआई। ये हमने आपको आरबीआई दिखा दिया है, और आरबीआई सर्च करके तुरंत आप उसे एंटर करिएगा और आरबीआई आपकी साइट सामने आ जाएगी। rbi.org.in ये भी है। आगे बात करें तो इसी में जाकर के आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिएगा। लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पॉलिसी रेट और पॉलिसी रेट्स जो आ रहे हैं नीचे, रिवर्स वो है रेशियो हैं, तो आपको पॉलिसी रेट पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए पॉलिसी रेपो रेट 6.50% चल रहा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% चल रहा है, हमने बता दिया आपको। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75% चल रही है, बता दिया है। बैंक रेट 6.75% चल रहा है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है। ये सब हमने आपको बताए हैं, वही रेट हैं। जब भी कभी बढ़ेंगे आप ये चेक करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल में यूज करते हैं तो सिटीजन कॉर्नर करके एक कॉलम आएगा। अगर आप लैपटॉप पे या मोबाइल पर डेस्कटॉप साइट करके यूज करेंगे तो आपको करंट रेट्स पर जाना है। अगर मोबाइल पर अगर आप डायरेक्ट चेक करते हैं बिना डेस्कटॉप साइट के तो आपको सिटीजन कॉर्नर में जाना है। बात आपको समझ में आ गई है? तो कैसे चेक किया जाता है ये भी हमने आपको समझा दिया है, कैसे चेक करना है। बात आपको समझ में आ गई है भाई? यहां पर मुझे लगता है कि आपका अब हमें प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न क्या क्या है? तो सवाल नंबर 1 है, मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति किस संस्था के द्वारा लागू की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत आसान भी है। एसबीआई ना, ये तो नहीं करता। आरबीआई यस, आरबीआई करता है, आप जवाब दे सकते हैं। से भी बहुत ही आसान सवाल आपको लग रहा होगा। और ये सवाल जो पूछा गया है वो है एसबीआई पीओ 2020 में, आईबीपीएस क्लर्क 2019 में सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आरबीआई। यूपी कांस्टेबल 2018 में भी पूछा गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसके बाद टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह करना, रेगुलेट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को नियंत्रित करना। इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ये आपको लक्ष्य बताना है, एम बताना है। ऑप्शन ये पूछा गया है क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में 2019, आरबीआई असिस्टेंट 2018 और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में 2019 में सवाल पूछा गया है। राइट आंसर है कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी मौद्रिक नीति बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, संदर्भ में देखें, तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिटर्न रेशियो, क्रेडिट रिवर्स रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल रिजर्व रेशियो। तो यहां पर ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं, यहां पर हमारा ऑप्शन बी ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ग्रेड बी 2018, एसएससी सीजीएल 2017, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन सी यहां पर कैश रिजर्व रेशियो, ये जो है ये कैश रिजर्व रेशियो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? इनमें से कौन सा ऐसा एक टूल है जो कि आरबीआई यूज नहीं करती है? आप जानते हैं रेपो रेट यूज होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज होता है, कर दर यानी टैक्स रेट, ये कहां यूज होता है? ये तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं था। तो यहां पर ये सवाल जो पूछा गया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017, आईबीपीएस पीओ 2016, यूपी पुलिस एसआई 2020 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा टैक्स कर यानी टैक्स रेट में ये। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? एमएसएफ का पर्पज क्या है? यानी टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक और टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको पहले ही बता दिया है कि मैक्सिमम एक दिन के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जैसे ओवरनाइट लोन या ब्रिज लोन भी कहते हैं, एक दिन के लिए पैसा बैंकों को मिलता है। ये सवाल नाबार्ड ग्रेड ए 2022 में पूछा गया है, आरबीआई असिस्टेंट 2019, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विच रेट इज नोन एज द डिस्काउंट रेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, नगद आरक्षित अनुपात है या कैश रिजर्व रेशियो है? पूछा गया है आईबीपीएस आरआरबी 2019, एसएससी सीजीएल 2018, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में 2018 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बैंक रेट। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि बैंक रेट पढ़ते टाइम हमने आपको बताया भी था, इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विच कमिटी रिकमेंडेड टू अडॉप्ट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया? भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित अपनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? कई बार जिक्र किया हमने आपसे, रंगराजन कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और उर्जित आर पटेल कमेटी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उर्जित आर पटेल, ऑप्शन डी राइट है। आरबीआई ग्रेड बी 2017, यूपीएससी ईपीएफओ 2020 और यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल 2011 में पूछा गया। याद रखिएगा, उर्जित आर पटेल 2000 कमेटी जो बनाते हैं 2016 में बनती है, जिसमें 6 मेंबर होंगे। ये कमेटी के अनुसार जो मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 आरबीआई की तरफ से और 6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म्ड इन इंडिया? अभी जस्ट आपसे हमने जिक्र कर लिया है, भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन कब हुआ था? आप तुरंत बता सकते हैं, 2016 में किया गया है। यूपीएससी ईपीएफओ 2020, आरबीआई ग्रेड बी 2018 में पूछा गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 2016। अगला प्रश्न पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति के ढांचे का हिस्सा नहीं है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा टूल ऐसा है जो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। राजकोषीय घाटा, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। आप बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है। मुझे लगता है कि यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। ये ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा गया है, एसबीआई क्लर्क 2018, आईबीपीएस पीओ 2017 में पूछा गया है। याद रखिएगा, आईबीपीएस क्लर्क 2017 में 18 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब यही आंसर करने के लिए आप कमेंट करिएगा और उसमें जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है जो आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन भी लिखिएगा, ए बी सी डी, कोई भी आपको लगता है। मुझे लगता है कि आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा।
और बाकी इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा यह होगा कि नए नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से बहुत फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं भाई। इसके बाद अगर आप इसके अलावा हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा यह होगा कि यहां पर सभी लेक्चर्स के जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो या कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, वहीं पर प्रोवाइड आपको करवाएंगे। टेलीग्राम पर हम डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में कराते हैं। वीकली करंट अफेयर आपको संडे सुबह 7 बजे हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, मंथली भी मिलता रहेगा। उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। टेलीग्राम पर जब आप सर्च करेंगे @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा टेलीग्राम, और ये लोगो आपको दिख जाएगा, लोगो आप सर्च करें। भाई लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।